चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को पूरी तरह से हमने समझा दिए और लिखा भी दिए थे, और आज चैप्टर 4 शुरू करेंगे हम। और चैप्टर 4 का जो नाम है वो पहले बोर्ड पर हम लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। हमारी वित्तीय संस्थाएं, ये है आपके चैप्टर का नाम। तो पहले इस नाम से पूरी तरह से आप अवगत हो जाइए, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी चैप्टर का जो नाम होता है वह उस चैप्टर का आत्मा होती है। उसमें उस चैप्टर का सब कुछ अंकित रहता है, वह आईना होती है उसका, उसमें उस चैप्टर का पूरा सारांश छुपा हुआ रहता है। अतः हम इस चैप्टर के नाम को भी पहले आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, हमारी तो समझ भी करते हैं कि हमारा हो गया वित्तीय। वित्तीय ये शब्द वित्त से बना है। वित्त, और वित्त का क्या अर्थ होता है? वित्त का अर्थ होता है रुपया, पैसा। बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको 10th में है। बहुत इसका बड़े बड़े परिभाषा, बड़े बड़े अर्थ बताए हैं इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसका अर्थ याद रखना है। वित्त का मतलब रुपया, पैसा। और संस्था, जहां से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, किसी काम को संचालित किया जाता है, उसी को कहते हैं संस्था। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से पढ़ाने के काम को अंजाम दे रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक संस्था हो गया, पढ़ाने वाला संस्था। तो शायद हमारी वित्तीय संस्था मतलब हमारे देश के रुपया पैसा वाला संस्था। अर्थात मेरा इशारा कहाँ है आप समझ गए होंगे। अर्थात हम एक शब्द में कहते हैं बैंक। बैंक क्या है? हमारे देश की रुपया पैसा वाली संस्था है, हमारे देश की वित्तीय संस्था वही कहलाती है। शायद समझ गए हैं आपकी हमारी वित्तीय संस्था का क्या मतलब हुआ। अर्थात हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। अर्थात बहुत आनंद आएगा आपको। आप पढ़ेंगे कि हमारे देश में कितनी तरह के बैंक है, कौन कौन बैंक है, बैंक का क्या काम है, हम जो पैसा जमा करते हैं वो कितनी तरह से बैंक जमा लेती है, कितनी तरह से हमको ऋण देते हैं। अर्थात लेन ऋण, पैसा जमा करने, खाता इत्यादि से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। अर्थात मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्योंकि आगे चलकर आपको बैंक इत्यादि से लोन लेना, जमा करना, पैसा जमा करना, ये सब बहुत ही, अभी तो आपको इसे जरूरत नहीं होता होगा, क्योंकि अभी तो आप पिताजी पर डिपेंड है। रुपया से तो उतना देन लेन का कोई जरूरत ही नहीं होता होगा, लेकिन आगे जरूरत होने वाला है। अतः इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो शायद वित्तीय संस्था या हमारी वित्तीय संस्था का मतलब आप समझ गए। और इसके बाद शायद आपको मालूम ही होगा कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर में जो जो पढ़ाना होता है उसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं। और आज भी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत हम लिखने जा रहे हैं। आप लोग भी इसको साथ साथ लिखिए। एक नंबर में लिखिए वित्तीय संस्थाएं के प्रकार। सॉरी, वित्तीय संस्था के परिचय, परिभाषा, अर्थ। एक नंबर में। दूसरा नंबर में लिखिए आप वित्तीय संस्था के प्रकार। और तीसरा नंबर में लिखिए देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली।
चौथा नंबर में लिखिए दलाल स्ट्रीट। और पांचवा नंबर में लिखिए संस्थागत वित्तीय स्रोत के स्वरूप। और छठा नंबर में लिखिए व्यावसायिक बैंक के कार्य। नंबर में क्या है? दलाल स्ट्रीट। तो शायद आप लोग इसको अब लिख लिए होंगे। अब सातवां नंबर में है आपका सहकारिता। आठवां नंबर में है आपका सहकारिता के मूलभूत तत्व। और नौवां नंबर में है आपका भारत में सहकारिता का विकास। दसवां नंबर में है स्वयं सहायता समूह। ग्यारह नंबर में है सूक्ष्म वित्त योजना। बारह नंबर में है किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। और 13 नंबर में है वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है क्यों। थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। 13 नंबर में लिखिए 13 नंबर में है वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है क्यों। वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है क्यों। और 14 नंबर में है वही जो सब जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो इस तरह से आपने प्रमुख स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत अपने 14 पॉइंट को लिख लिए और इस चैप्टर में 14 पॉइंट ही पढ़ना है। अब 1 नंबर के
पॉइंट को लिख कर आप लोग पेन को नीचे रखिए। 1 नंबर में था आपका वित्तीय संस्था का परिभाषा परिचय। वित्तीय संस्था का परिभाषा परिचय अर्थ। इसको इसी तरह से आप अपने कॉपी के बीच, पन्ना के बीच में ये लिखिए, इसी तरह से तीर का निशान लगा दीजिए और पेन को नीचे रख दीजिए। और फिर सुनिए, मैं वैसे तो अभी भी बताया था आपको कि वित्तीय संस्था क्या है, और पुनः बता रहा हूं कि वित्तीय संस्था किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसी संस्था जो ऋण देने या रुपया पैसा के देन लेन से संबंधित कार्य करते हैं, उस संस्था को वित्तीय संस्था कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी भी देश राज्य की वे संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लोगों की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए वित्त अथवा साख से संबंधित कार्य को पूरा करते हैं, वे संस्था वित्तीय संस्था कहलाती है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हमको लगता है कि इसमें कोई तरह की दिक्कत होना चाहिए। स्पष्ट हो गया कि वो संस्था जो संस्था रुपया पैसा से संबंधित कार्य, ऋण से संबंधित कार्य को संपादित कर रही है, वे संस्था वित्तीय संस्था कहलाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंक। बैंक क्या है? एक वित्तीय संस्था है। वो आपको ऋण भी दे रही है, साथ ही साथ रुपया पैसा संबंधित कार्य भी कर रहे हैं। आपका रुपया जमा ले रहे हैं, आपको रुपया दे रहे हैं। इस तरह से एक अच्छा उदाहरण हमने दिए बैंक का। इसके बाद भी बहुत और सारे उदाहरण दिए। आपके गांव में सेठ साहूकार है, वह भी इसका उदाहरण है, क्योंकि वह भी आपको ऋण देते हैं, वह भी रुपया पैसा का कारोबार करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके सगे संबंधी भी ये काम करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से। अभी सिर्फ वित्तीय संस्था के विषय में हम लोग जान गए हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्य का संपादन करती है, उसे वित्तीय संस्था कही जाती है। पैराग्राफ चेंज। वित्तीय संस्था के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मुद्रा का प्रबंध किया जाता है। ये संस्थाएं समाज के आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो इस तरह से आपने वित्तीय संस्था क्या होती है उसको समझ गए। मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं आपको, अगर सिर्फ परिभाषा लिखना हो या अर्थ लिखना हो तो पैराग्राफ से ऊपर वाला जो लिखा है, अगर उतना आप लिख देते हैं तो उससे भी फुल अंक मिल जाएगा। अगर नीचे वाला लिख देते हैं तो और बेटर है, समय बचेगा। तो नीचे वाला लिखिए, पैराग्राफ चेंज वाला, और नहीं तो कोई बात नहीं। अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे, क्या है वित्तीय संस्था, तो सबका जवाब वही जो ऊपर में 3 लाइन लिखा है वही होगा। मेरे भाई, अब मैं बता दूं आप लोग को कि हमने अभी वित्तीय संस्था को परिभाषित करने के साथ साथ मैंने इस चैप्टर के भी अर्थ बताए थे। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, डाउट है, संदेह है,
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मध्यकालिक का अर्थ क्या हुआ सर? जी, मध्यकालिक का एक तो होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए। अब मध्यकालीन होता है मतलब थोड़ा ज्यादा के लिए, और दीर्घकालीन होता है खूब ज्यादा के लिए। अर्थात मध्यकालीन को कह सकते हैं कि समान समय, अर्थात नहीं कम और नहीं ज्यादा, बीच वाला समय जो होता है उसको मध्यकालीन कहा जाता है। जी, और कोई? लगता है शायद अब आप लोगों को दिक्कत नहीं है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगला पॉइंट है आपका वित्तीय संस्था के प्रकार। अगला पॉइंट है आपका वित्तीय संस्था के प्रकार। मैं बता दूं आप लोग को, वित्तीय संस्था के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, दोनों को लिख लीजिए। एक में है राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, और दूसरा है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। ये दोनों है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। अब आप दोनों को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या होती है? यहाँ पर राष्ट्र है, राष्ट्र का तात्पर्य देश से है, अर्थात वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश स्तर पर कार्य करती है उसको कहेंगे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। सीधा एक ही शब्द है, जो देश स्तर पर वित्त से संबंधित कार्य करते हैं उसको कहते हैं राष्ट्रीय। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था जो किसी राज्य स्तर पर कार्यरत रहते हैं, या वैसी वित्तीय संस्था जो किसी खास राज्य से संबंधित रहते हैं और उसी राज्य के विकास के लिए वह कार्य करती है, वित्तीय जरूरत को पूरा करती है, साख ऋण इत्यादि देते हैं, तो उस वित्तीय संस्था को राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कही जाती है। और इसमें हम लोग अच्छी तरह से दोनों के विषय में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था देखें, डैश दीजिए आप। लिखिए, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्त और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, जो देश के लिए वित्त और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्य का संपादन करती है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसको एक बार आप लोग पुनः रिपीट कर दीजिए। वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, और साख नीतियों का निर्देशन करती है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंध के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। तो मेरे भाई, आज समय समाप्त हो रहा है, आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः आज की क्लास
यहीं तक। धन्यवाद।